44 अफराद कत्ल हो गए और क्या क्या मामला हुआ कराची में, बड़ी अहम खबर देने वाला हूं। मुज़ाकरात की मेज लगी हुई है, लेकिन सरदारी साहब सिंध में इस्लामाबाद का मार्का, एक बड़ा खबर। एमक्यूएम का काम सिर्फ पोस्ट लगाना रह गया है, इस अहम मुज़ाकरात में क्यों शामिल नहीं। 11 तारीख नजीब और एमक्यूएम क्या वाइंड अप कहानी कहां शुरू हुई। तहरीक इंसाफ के अंदर लड़ाई फिर ज्यादा जोर पकड़ती जा रही है, वजह क्या है। हम्माद सिद्दीकी के फिर जान क्यों बनाई जा रही है, कौन है पसे पर्दा। गवर्नर सिंध ने एक बार फिर बड़ा धचका देने की कोशिश की, वफाक को यहां पर शामिल करने की, अब क्यों एतराज नहीं आया, खबर दूंगा। आज के प्रोग्राम में हम एक बार फिर आपको देने वाले हैं तहलका खेज खबर। डरिएगा नहीं, झिझकिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, और सब मसरूफ हैं, कोई लापता नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। बड़ी अहम खबर और बड़ा अहम मामला। मैंने कल आपको पसे पर्दा एक बड़ी अहम कहानी ये दी थी कि एमक्यूएम के यानी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, आप कह लीजिए वो खुद अपने आप को गवर्नर कहते थे, गवर्नर सिंध कामरान तेसूरी के खिलाफ एक नया महाज शुरू हो रहा है। और वो नए महाज के लिए मैंने आपको बहुत वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले और खास तौर पर गवर्नर सिंध के बड़े करीबी समझे जाने वाले पाकिस्तान के यानी कि यूथ के, और यूथ के हवाले से यानी कि खास तौर पर जो इनका नौजवानों का प्रोजेक्ट है, उस हवाले से वफाकी प्रोटोकॉल रखने वाले फहाद शफीक मुसलसल कामरान तेसूरी पर हमले कर रहे थे। और वो ये कह रहे थे कि जनाब उनका प्रोजेक्ट बिल्कुल ही नाकाम हो गया था, उन्होंने सबको धोखा दिया। और मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त अगर एमक्यूएम के साथ है और उनके इत्तेहादी है, तो मुस्लिम लीग नून हमला क्यों कर रही है। आज खुल गया है वो राज, आज खुला है वो राज, और आज हम आपको देने वाले हैं वो कहानी। वो कहानी है कि आज खास तौर पर जब इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, सबकी नजरें वहां पर मौजूद है, तो वहीं से राना मशहूद क्यों कर आज कराची आए, क्यों आज बशीर मेमन गवर्नर हाउस के अंदर मौजूद थे, क्यों आज निहाल हाशमी गवर्नर हाउस में, वो तो रहते वहीं पर है, लेकिन सब लोग क्यों मौजूद थे। बिल्कुल उसी तरीके का मुझे रिप्ले नजर आया 3 साल पुराना वाला, कि जब गवर्नर सिंध बने थे कामरान तेसूरी, उन्होंने ऐलान किया कि मैं यहां पर आईटी कोर्स करवाने वाला हूं, देखने में कितनी बड़ी मार्की बना रहा हूं, यहां पर बैठेंगे हजारों लोग। आज उसी को दोबारा किया गया, कहा गया पिछले वाले ने कुछ नहीं किया, अब वफाकी हुकूमत का जो यूथ का प्रोजेक्ट है वो अब कराची में गवर्नर हाउस से चला करेगा, और यहां पर हम डिग्री भी दिया करेंगे। फिर बड़ी मार्की सजाई गई और फिर बड़ा मामला हुआ। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि कुछ दिनों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्यों कामरान तेसूरी पर हमले कर रही थी, क्योंकि वही प्रोजेक्ट अब इन्हें दोबारा नई तरीके से जारी करना था। इसके लिए राणा साहब को बाकायदा बुलाया गया, मगर खबर यह नहीं है। मैंने आपको एक खबर दी थी कि निहाल हाशमी का बरहाए रास्त मतलब है मरियम नवाज के पैरों को सिंध के अंदर मजबूत करना। कल इसकी झलक हुई। कल इसकी झलक कैसे हुई, मैं आपको यह बता रहा हूं कि शायद आपको मालूम भी नहीं होगा कि कल निहाल हाशमी कहां थे। आज तो यहां थे, कल कहां थे। कल अपनी बेगम साहिबा के साथ वो मौजूद थे लाहौर में, और लाहौर में उन्होंने मुलाकात की नवाज शरीफ से। उस मुलाकात में मौजूद थी मरियम नवाज की, और उसमें कई अहम लोग मौजूद थे, और बाकायदा ये बात हुई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इस वक्त भले नॉर्मल रहे, लेकिन सिंध के अंदर वो खास तौर पर मरियम नवाज को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कदम जमाने की तरफ जा रहे हैं। और आज का जो प्रोजेक्ट है वो भी उसी सिलसिले की कड़ी है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर एतराज करती है या नहीं करती। उन्होंने पहले कहा था कि ये यहाँ पर गवर्नर हाउस है, यहाँ पर ये इनिशिएटिव ले लिया गया, बच्चों को डिग्रियां नहीं हुई, ये मामला हुआ, लेकिन अब मरियम नवाज का ही प्रोजेक्ट यहां पर यानी कि वफाकी हुकूमत का प्रोजेक्ट यहां पर लाया जा रहा है, और मुकम्मल आशीर्वाद के साथ लाया जा रहा है। खबर दे रहा हूं मैं आपको,
इसे सियासी तौर पर आप आगे की चाल समझिए। अब यहीं पर यह बात होगी कि देखिए हमने इतने लोगों को रजिस्ट्रेशन दी, मरियम नवाज साहिबा का काम है, और फिर मरियम नवाज साहिबा बाकायदा यहां पर आएगी, जो मैंने आपको पहले खबर दी थी, और अब उसकी तस्दीक हो रही है। खबर की तस्दीक पर तस्दीक करवा रहा हूं मैं। अब आइए अगली खबर की तरफ। इस्लामाबाद के अंदर जहां मुज़ाकरात का मामला चल रहा है, चलिए छोड़िए, पहले एक और खबर दूं। हमारे एक दोस्त हैं फ़हीम सिद्दीकी साहब। फ़हीम सिद्दीकी साहब ने कल एक फिर से पंडोरा बॉक्स खोला और उन्होंने कहा कि हम्माद सिद्दीकी यहां अगर आ गए तो हम्माद सिद्दीकी भी उसी तरीके से नाकाम होंगे कि जिस तरीके से पीएसपी का प्रोजेक्ट नाकाम हुआ, और अगर जब तक उनके साथ अल्ताफ हुसैन का नाम नहीं जुड़ा होगा वो कामयाब नहीं होंगे। मैं आपको खबर दे देता हूं, खबर यह है कि हम्माद सिद्दीकी के से जितना काम चाहिए था, जो काम के मामला थे, वो सन 2016 में हो चुके। अब 2016 के लोगों से जरा वाज़े तौर पर पूछ लीजिए किस किस की उनको टेलीफोन कॉल्स आई थी और क्या उसमें वो नाम शामिल थे या नहीं थे। अब उसका असर आगे चलकर होगा या नहीं होगा, अब वो सिर्फ एक नाम है। जितना काम उनसे लेना था या जो भी काम था, वो बहुत सारे लोगों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एमक्यूएम और पीएसपी के बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं कि 2016 में उन्होंने क्या किया था और क्या क्या मामला हुए थे, किस किस को टेलीफोन कॉल आई थी, सबको सब कुछ पता है। अगर नहीं पता तो मुझे नहीं पता, सही है, लेकिन मुझे भी बहुत कुछ पता है। खैर, तो इस बारे में तो बाद में गुफ्तगू हो गई। अगली खबर की तरफ आता हूं। आज खास तौर पर कुछ और बड़ी खबरें भी तो हम देते रहे आपको, और बड़े बड़े चीजें आपके सामने रखते रहे कि मामला हो क्या रहे और क्यों हो रहे हैं। आज जब इस्लामाबाद के अंदर इतनी बड़ी मीटिंग्स हो रही है, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट यहां पर मौजूद है, पाकिस्तान के F-16 तैयारों ने बाकायदा ईरान के अंदर दाखिल होकर वहां के अहम नुमाइंदागान को, जो कि स्पीकर को, जो कि मुज़ाकरात के लिए आ रहे थे, उनके वजीर खारजा को बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ ईरान से पाकिस्तान लेकर आए। और जब यहां पर पूरी दुनिया की नजरें जमी हुई है, इंडिया सड़ रहा है, इस सारी सूरत हाल में सोचने की बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हर वक्त इस वक्त मुसलसल मुख्तलिफ इंटरनेशनल टीवी चैनल्स को इंटरव्यूज दे रहे हैं, वो वही लाइन ले रहे हैं जो कि हुकूमत पाकिस्तान की है, क्योंकि बहरहाल वो उनके इत्तेहादी है। मगर सवाल ये बनता है कि इस सारे मामलात में जब ये मुज़ाकरात की मीटिंग होनी थी, तो उस वक्त मुझे अच्छी तरीके से याद है कि इस्लामाबाद के अंदर उस मीटिंग को चेयर किया था आसिफ अली जरदारी ने, और उनके साथ थे शहबाज शरीफ, उनके साथ थे जनरल आसिम मुनीर साहब, उनके साथ थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनके साथ थे इसहाक डार। लेकिन जब ये अहम मामला चल रहा है, तो आज के दिन में आसिफ अली जरदारी साहब टंडोलायार में गुलाम कादिर मरी के इंतकाल पर वहां पर मौजूद है। इस्लामाबाद में क्यों मौजूद नहीं है, जरा सोचिए। अहम मामला, अहम मुलाकात, अहम मुज़ाकरात, और जब इस मुज़ाकरात से पहले वाले राउंड में बाकायदा मुशावरत उनके साथ हुई थी, उनके ज़ेर सदारत इजलास हुआ था, तो इस सारे मामला में वो क्यों नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत को डिफेंड करने के लिए तमाम इंटरनेशनल मीडिया को इस वक्त मुखातिब है, वो मुसलसल वहां इंटरव्यूज दे रहे हैं। दो सवालिया निशान है ना, आसिफ अली जरदारी साहब क्यों मौजूद नहीं है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त क्यों मुकम्मल दिफा कर रहे हैं। सोचिएगा, आप मुझे बताइएगा। लेकिन इन सब में ये सोचिए कि तहरीक इंसाफ कहां खड़ी है। अच्छा, वो तो मैं आपको बता ही दूंगा आगे चलकर, मगर ये सोचिए कि इस सारे मामला में अगर एमक्यूएम, इतनी बड़ी इत्तेहादी जमात उनके साथ मौजूद है, तो एमक्यूएम कहां मौजूद है। एमक्यूएम एक काम बहुत अच्छा कर रही है इस सारे मामला में। आप पूछेंगे क्या, पूछिए, सोचिए, पूछे नहीं, सोचिए, सोचिए क्या। एमक्यूएम बहुत सा काम कर रही है। एमक्यूएम ये काम कर रही है कि अपने रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की तस्वीर के बगैर एक तरफ जनरल आसिम मुनीर साहब, एक तरफ शहबाज शरीफ साहब, और दरमियान में उनके अपने अपने रहनुमा अपना अपना पोस्टर जारी कर रहे हैं। मुझे ये लगा कि कहीं यहाँ पर ये सब लोगों ने मुस्लिम लीग नून तो ज्वाइन नहीं कर ली है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखें तो कहीं ना कहीं वो इसका जिक्र जरूर कर रहे हैं कि नहीं, ये बिलावल साहब की काविशों का नतीजा है, ये जरदारी साहब की भी काविशों का नतीजा है। लेकिन एमक्यूएम वो वाहिद जमात है जो कि अपने रहनुमा के बगैर अपने तमाम राब्ता कमेटी, सॉरी अब तो राब्ता कमेटी है नहीं, एमपीएस, एमएनए, सीओसी मेंबर्स अपनी अपनी तस्वीरें जारी कर रहे हैं कि जैसे शहबाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग नून उनकी ज्वाइन कर ली है, और वही मुस्लिम लीग नून उनके गवर्नर को, साबिक गवर्नर को यहां पर निशाना बनाती है, और वहां पर वो लोग उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। खैर, तहरीक इंसाफ फिर बात करते हैं।
तहरीक इंसाफ के वो सब लोग जो कि इसको पाकिस्तान की नाकामी करार दे रहे थे, उसके बाद जब उनके अपने मुंतखब करदा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद अचकज़ई ने असेंबली के अंदर खड़े होकर इस मुज़ाकरात की और हुकूमत की तारीफ की, खुद उनके चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने उनकी तारीफ की, अब मामला यह हो गया है कि तहरीक इंसाफ आपस में ही दस्तो गिरबा हो गई है। वो जिसे दुश्मन तस्वुर करते थे, उसमें जब कुछ लोग उनकी तरफ नजर आ रहे हैं, तो अब यह हो गया है कि एक दूसरे के खिलाफ बयानात का सिलसिला शुरू हो गया है। तारीख आज है 11 अप्रैल। अच्छा, 11 अप्रैल से ही मुझे एक और वाक्य भी याद आ रहा है, उस वाक्य को मैं बाद में आके छेड़ता हूं, और वो वाक्य वाकई में सियासत के लिए बहुत है। 11 अप्रैल है, इमरान खान की हुकूमत को गिराए हुए, हुकूमत के गिराने की बरसी भी थी, और 9 मई भी आने वाला है, लेकिन कोई एहतजाज नहीं, कुछ नहीं, सन्नाटा.com, और उसकी सबसे बड़ी वजह वही बता रहा हूं कि आपस में तकसीम। अब आप कहेंगे 11 अप्रैल का याद क्यों आया? 11 अप्रैल को बरसी है नजीब अहमद की। वो नजीब अहमद कि जिसे उस जमाने में कि जब एमक्यूएम का एक बड़ा जोर था, असर रसूख था, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अगर कराची की सड़कों पर कोई फेस मौजूद था तो वो था नजीब। लेकिन नजीब की इस सारे वाकयात के बाद एक बहुत बड़ी तब्दीली आई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को नजीब के फौरन बाद ही इसका जिम्मेदार ठहराए हुए और हालात की खराबी को जिम्मेदार करार देते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की पहली हुकूमत को हटा दिया गया था। हसी नजीब के कत्ल के वाक़े के बाद अल्ताफ हुसैन ने एक बहुत बड़ी भूख हड़ताल की थी और हंगर स्ट्राइक पर वो चले गए थे। ये सारी सूरत हाल उसी तरफ जन्म ले रही थी कि उसी का नतीजा ये था कि बाद में यहाँ पर जाम साकी की हुकूमत बनती है और उसके बाद की सूरत हाल इस हद तक बिगड़ जाती है कि अमन अमान की सूरत हाल इस हद तक खराब हो जाती है कि फिर वहां पर अगला इलेक्शन होता है, नवाज शरीफ इख्तिदार में आते हैं और एमक्यूएम पर ऑपरेशन का सिलसिला शुरू होता है। दर हकीकत ये उसी 1990 वाली यानी 11 अप्रैल 1990 वाला वाकया था कि जिसके बाद कराची की सूरत हाल में एक बड़ा ही हंगामी मोड़ आया था और बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हुई थी। खैर, इस पर मैं अपना एक तफसीली प्रोग्राम पहले कर चुका हूं कि क्या मामला थे, उस प्रोग्राम को जाकर जरूर देखिएगा, मगर कुछ खबरें तो रह गई। 44 कत्ल हुए कराची शहर, जिसे यह दावा किया जाता है कि अमन का मरकज है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जंग छिड़ी हुई है। इतने अमरीकी फौजी नहीं मारे गए जितने 44 कराची के शहरी गुज़िश्ता एक महीने के अंदर कराची में कत्ल कर दिए गए। कराची में 44 कत्ल की वाकयात हुए। 44 कत्ल के वाकयात, इतने अमरीकी और इजरायली फौजी नहीं मरे हैं जितने कराची की सड़कों पर लोग गोलियों का निशाना बने। और तो और छोड़िए, आपको एक बात मालूम है, हैरत की बात है, आपको मालूम है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक महीने के अंदर 3487 स्कूटर चोरी हो गई। यानी कि इस शहर में, जिसे पुरअमन शहर कहा जाता है, जिसका दावा ये किया जाता है कि यहां अमन कायम है, वहां पर चोरी की वारदातें इस हद तक बढ़ चुकी है, डकैती की वारदातें इस हद तक बढ़ चुकी है कि हर रोज 100 वारदातें हो रही है। और सिर्फ ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकारी पुलिस का डेटा बताता है कि 3487 मोटरसाइकिलें छिन गई। 3487 यानी कि रोजाना एवरेज 110 मोटरसाइकिल है। यह आपको छोटा फिगर लग रहा है? मैंने कहा ना, इतने तो अमरीकी नहीं मारे ईरानियों ने जितने इस शहर में वाकयात रोनुमा हो गए। मोबाइल फोन की दास्तान अलग है, मगर कहते रहिए कि इस शहर में अमन कायम है। मजीद तफसीलात आपको अगले प्रोग्राम के अंदर दूंगा। अभी के लिए दीजिएगा इजाजत, अल्लाह ने के बाद।